नमस्कार, मैं हूं दीपिका गुलाटी और डे एंड नाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। शिमला के NH 22 पर बथराश पुल पर एक निजी बस खाई में गिर गई है, जिसमें 6 लोगों की मरने की सूचना है और 24 लोग इसमें घायल हुए हैं। आपको बता दें कि ये बस जो है निजी बस जो है ज्यूरी से शिमला आ रही थी और राहत बचाव कार्य जो है वो प्रशासन और पुलिस द्वारा इसको लेकर शुरू कर दिया गया है। शिमला के NH 22 पर यह हादसा हुआ है, जहां एक निजी बस खाई में जा गिरी है और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 24 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस बस में करीब 30 से ज़्यादा यात्री जो थे वो सवार थे, जिसमें से 24 लोग घायल हुए हैं इस हादसे में और 6 लोगों की मौत हुई है। ज्यूरी से शिमला आ रही थी ये बस और इस बस की दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद राहत और बचाव कार्य जो है प्रशासन और पुलिस द्वारा शुरू कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता विशाल ठाकुर से। विशाल, ये जो शिमला के समीप जो निजी बस जो खाई में गिरी है, तो इस पर क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल दीपिका, ये जो निजी बस है ये आज दुर्घटना जो है करीब सुबह 7 बजे के करीब हुई है। ये ज्यूरी से शिमला की तरफ आ रही थी और रामपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर बथराश के पुल पर ये दुर्घटना हुई है। और ये बस जो है जो निजी बस बताई जा रही है करीब 100 फीट गहरी खाई में गिरी है, जिसमें बस में जो है करीब 30 के करीब जो है लोग बताए जा रहे हैं कि इसमें 30 के करीब जो लोग सवार थे और इसमें से 6 लोगों की जो है मौके पर ही मौत हो गई है और 24 लोग जो है इसमें घायल हुए हैं। जो अभी तक जो हालिया जानकारी जो मिल रही है उसमें जो काफी इंजर्ड लोग हैं उन्हें इंदिरा गांधी अस्पताल में शिमला में लाया जा रहा है। जी विशाल, अगर बात करें पुलिस और प्रशासन की, तो उनके द्वारा किस तरह से राहत कार्य जो है वो चलाया जा रहा है वहां पर? जी बिल्कुल जी, ये दुर्घटना जो है सुबह करीब 7 बजे की बताई जा रही है और जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली तो जो नजदीक पुलिस स्टेशन है, जो रामपुर का जो पुलिस स्टेशन, वहां से जो पुलिस वाले हैं वो और अन्य जो बचाव कर्मी है वो मौके पर पहुंचे और जो 100 फीट गहरी खाई में जो बस गिरी थी उनको बचाव राहत के लिए जो काम किया गया। और जो लोग जो इसमें इंजर्ड हुए थे वो नजदीक जो खनेरी अस्पताल है वहां पर भर्ती कराया गया है। प्रशासन की ओर से सारे प्रबंध जो है घायलों को करने के लिए बचाने के लिए किए गए हैं। जी विशाल, बात करें इस घटना की तो किस तरह पेश आई ये घटना, क्या कारण रहा इस घटना का? जी बिल्कुल, जो करीब सुबह 7 बजे के करीब जो ये घटना हुई है अभी तक इसके कारणों का कोई पता नहीं लग पाया है। जैसे ही बरसात का आजकल मौसम भी है, काफी बारिश जो है हिमाचल प्रदेश में हो रही है, मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों में काफी बारिश हो रही है। तो इसमें अभी तक कयास ही लगाए जा रहे हैं कि कहीं भूस्खलन या कहीं डंगा गिरने से ये दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अभी तक पुख्ता जो इसकी जानकारी है किस तरह से ये दुर्घटना हुई है इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। जी विशाल, इस बारे में, इस घटना के बारे में पुलिस या फिर यात्रियों का क्या कहना है? उनके किस तरह के इस घटना को लेकर उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है कि ये क्या कारण रहा है इस घटना का? जी, जिस तरह से जो जितने भी यात्री उसमें बैठे थे अभी तक उन्हें किसी भी बात का जो इल्म नहीं है कि किस वजह से ये दुर्घटना हुई है, क्योंकि हमने जब उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही मोड़ आया और जैसे बस जो थी पुल की तरफ मुड़ना शुरू हुई और वैसे ही जो बस है वो खाई में जा गिरी। तो अभी तक इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है कि किस वजह से ये दुर्घटना हुई है और क्या इस वजह इस घटना की रही है। जी विशाल, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो शिमला के NH 22 पर बथराश पुल पर निजी बस जो है वो खाई में गिर गई है, जिसमें 6 लोगों की मरने की सूचना है और 24 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। आपको बता दें कि ये निजी बस ज्यूरी से शिमला आ रही थी और राहत बचाव कार्य जो है वो पुलिस और प्रशासन द्वारा चला दिया गया है। हालांकि पुलिस इस जांच में लगी हुई है कि हादसे का क्या कारण रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से रूस के शहर उफा में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। मुलाकात के दौरान भारत ने पाकिस्तान के सामने आतंकवाद समेत अन्य
द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत की। पीएम मोदी ने नवाज शरीफ के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। भारत ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान से आतंकवाद पर लगाम लगाने की बात कही है। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच मुलाकात बंद कमरे में हुई और कमरे में मोदी पहले से मौजूद थे और नवाज शरीफ का इंतजार कर रहे थे। दोनों नेताओं के बीच बातचीत करीब 55 मिनट तक चली। बैठक के दौरान दोनों देशों का शिष्टमंडल भी मौजूद था। देखिए, इस मुलाकात का कोई औचित्य नहीं है। इस मुलाकात से कुछ हासिल नहीं होगा। ये सिर्फ महज एक फोटो खिंचाने का अवसर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जैसे ही ये मुलाकात ख़त्म होगी, इस देश का हर टेलीविज़न चैनल और पाकिस्तान का भी टेलीविज़न चैनल यही चलाएगा कि ये मुलाकात बिल्कुल विफल थी। तो आप आज 9:15 बजे मेरी बात नोट कर लीजिए मुलाकात से पहले कि इस मुलाकात से कुछ नहीं निकलने वाला। आप भी अपना समय खराब कर रहे हैं और दोनों प्रधानमंत्री भी अपना समय खराब कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद की नीति छोड़नी नहीं है। या तो आप ये तय कर लो कि आतंकवाद के बावजूद आप बात करोगे, और अगर आपको आतंकवाद के बावजूद बात नहीं करनी है तो फिर इस मसले का, इस मीटिंग का, ये मिलने का कोई औचित्य नहीं है। ये देखिए, पाकिस्तान की कूटनीति है। कुछ भी समय पे जब कुछ बड़ी बात होने वाली है, कुछ पाकिस्तान से भड़का देते हैं, क्योंकि हमने बातचीत करना बंद कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो स्टाइल है वो अलग है। सेक्रेटरी लेवल मीटिंग्स जो होने वाली थी, इंग्लिश में बोलते हैं टॉक इज बेटर देन वॉर। लेकिन उन्होंने मीटिंग बंद करा दी हुर्रियत की वजह से। अब वो भी दुल्लत साहब की जो किताब आई है और जो पाकिस्तान में टीवी प्रोग्राम हो रहे हैं दुल्लत साहब की किताब पे, और दुल्लत साहब बात कर रहे हैं, तो इट लग रहा है हुर्रियत के साथ तो हमने सब टाइम बात किया है। तो अब ये है बड़ी महत्वपूर्ण विजिट प्राइम मिनिस्टर की सेंट्रल एशिया, ब्रिक्स, SCO, और वहाँ आज बात होने वाली है। अब ये डिप्लोमेसी में पहले, कूटनीति में पहले बातचीत हो जाएगी कि नवाज शरीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर क्या कहेंगे, ये हमें नहीं पता। या हम बातचीत शुरू करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है कि अगर जो भारत कहता है कि हम बातचीत शुरू करेंगे तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं किया तो ये जो चल रहा है, पाकिस्तान चीन पैसे दे रहे हैं, मुठभेड़ चलती जाएगी। देखिए, जो आज जो मुलाकात है इंडिया और पाकिस्तान की, वो एक साइडलाइन में मीटिंग है, जबकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग चल रही है उफा में, उसके तहत है। लेकिन इसमें जो चश्मा पहना जा रहा है, उस चश्मे में ध्यान देना चाहिए कि जो बड़ी चीज है वो छोटी चीज के लिए मिस नहीं की जाए। और इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या संदेश दिया जा रहा है भारत की तरफ से, और वो संदेश गंभीर संदेश है कि पाकिस्तान आतंकवाद पे अंकुश लगाए, क्योंकि कहीं आगे समझौते होने हैं, शांति में रहना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि आप आतंकवाद पे अंकुश लगाएं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बिलासपुर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर थे। अपने बिलासपुर दौरे के अंतिम चरण में वीरभद्र सिंह ने नैना देवी विधानसभा का दौरा कर करोड़ों रुपए की सौगात बांटी। एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल्लर में उठाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास किया। साथ ही 5वीं भारत आरक्षित महिला वाहिनी परिसर का उद्घाटन भी किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो जनसभा में ऐसा हंगामा देखने को मिला जिसने राजनीति का एक नया चेहरा सामने लाया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जहां बिलासपुर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर थे, तो वहीं अपने बिलासपुर दौरे के अंतिम चरण में वीरभद्र सिंह ने नैना देवी विधानसभा का दौरा कर करोड़ों रुपए की सौगात बांटी है। जी हां, जहां मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कल्लर में 2 करोड़ की लागत से उठाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास किया, तो वहीं नैना देवी के बस्सी गाँव में 11 करोड़ 50 लाख की कीमत से बने 5वीं भारत आरक्षित महिला वाहिनी परिसर का उद्घाटन भी किया। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने नैना देवी में लंबे समय से डिग्री कॉलेज की समस्या को दूर करते हुए मंजूरी दी है और साथ ही कॉलेज के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने
श्री नैना देवी जी में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा करी और साथ में उन्होंने बिल्डिंग बनाने के लिए भी इनिशियल तौर पे 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। स्थानीय विधायक है रणधीर शर्मा जी, वो अपने 20-25 आदमियों को लेके और खुद हमारे स्टेज के ऊपर बैठ के आके मैंने उनसे निवेदन किया था कि क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की रैली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जहां नैना देवी विधानसभा को करोड़ों की सौगात बांटी, तो वहीं मुख्यमंत्री बसी गांव में जनसभा को संबोधित करने भी पहुंचे। मगर मुख्यमंत्री के संबोधन से पहले ही जनसभा में ऐसा हंगामा देखने को मिला जिसने राजनीति का एक नया चेहरा सामने लाया। जी हां, जहां जनसभा में नैना देवी विधायक रणदीप शर्मा भी मौजूद थे, तो वहीं रणदीप शर्मा ने जनसभा को पब्लिक मीटिंग करार देते हुए मुख्यमंत्री के संबोधन से पहले ही अपनी समस्या मंच से बोलने की इच्छा प्रकट की और माइक पर चले गए। मगर वहीं रामलाल ठाकुर ने जनसभा को कांग्रेस पार्टी की जनसभा बताया और उनसे बोलने को मना भी किया, जिसके बाद मंच पर जोरदार हंगामा भी हुआ। करीब 1 घंटे बाद रणधीर शर्मा कार्यकर्ताओं के बाद सभा से बाहर चले गए, जहां एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जनसभा को कांग्रेस पार्टी की जनसभा करार दिया, तो साथ ही जोर जबरदस्ती और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करने की बात भी कही। वहीं रामलाल ठाकुर ने भी हंगामे पर चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा इस तरह के व्यवहार से आने वाले समय में कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदेश में कोई भी भाजपा की सभा नहीं होने देंगे। आज एक पार्टी की मीटिंग और पार्टी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज सारा ये जो स्टेज है, कुर्सियाँ हैं, माइक है, ये शामियाना है और हिस्से हैं, सब पार्टी का है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कई फैसला हुआ है कि हमारे हाथ से बताइए, आपके हमारे हाथ से किसी पार्टी के नेता के लिए सही नहीं है और कम से कम मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं किसी की जोर जबरी और गुंडागर्दी भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। मुख्यमंत्री के बिलासपुर दौरे के दौरान जहां उन्होंने कई शिलान्यास किए, तो वहीं दूसरी तरफ मंच पर हुए हंगामे को बर्दाश्त नहीं करने की बात भी कही। बिलासपुर से विजय भारद्वाज के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले से तिब्बती धर्मगुरु करमापा लामा मुश्किलों में पड़ सकते हैं। जी हां, निजी गाड़ी से पकड़े गए 1 करोड़ रुपए के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केस की कार्यवाही को जारी रखने के आदेश दिए हैं, जिससे धर्मगुरु करमापा लामा की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तिब्बती धर्मगुरु करमापा लामा से जुड़े एक निजी गाड़ी से पकड़े गए 1 करोड़ रुपए के मामले में निचली अदालत में चल रहे आपराधिक केस की कार्रवाई को जारी रखने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि करमापा लामा के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले की कार्रवाई को न्यायिक दंडाधिकारी ऊना ने हिमाचल सरकार के आवेदन पर निरस्त कर दिया था। राज्य सरकार ने अपने आवेदन में दलील दी थी कि तिब्बती धर्मगुरु होने के नाते और भारत तिब्बत रिश्तों को ध्यान में रखते हुए करमापा लामा पर साजिश रचने के आरोप वापस लिए जाए, और निचली अदालत ने सरकार के इस आवेदन को स्वीकार करते हुए करमापा के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले की कार्रवाई को 21 मई 2012 के आदेशों के तहत निरस्त कर दिया था और करमापा लामा को इस केस से बरी कर दिया गया था। लेकिन ऊना जिला सत्र न्यायाधीश अदालत के इस आदेश को दंजोग नांग तसोदिया की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर ने याचिका को स्वीकारते हुए निचली अदालत की ओर से पारित आदेशों को रद्द कर दिया है। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऊना में एक क्रिमिनल केस चल रहा था जिसमें मिस्टर करमापा एक एक्यूज नंबर 3 थे। उस में एक एप्लीकेशन सरकार की तरफ से मूव हुई, उसके अगेंस्ट यहाँ हाईकोर्ट में एक रिवीजन पिटीशन दायर की गई, जिसका फैसला कोर्ट ने 6 जुलाई 2015 को किया है। उसमें उस ऊना जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर जो 21 मई 2012 का था उसको सेटिसाइड किया गया। एक तरह से जो एप्लीकेशन स्टेट की थी कि उन्हें एक्यूज ना बनाया जाए उसको डिसमिस किया गया। आपको बता दें कि 26 जनवरी 2011 को पुलिस ने मेहतपुर नाके पर नंगल से ऊना की तरफ जा रही गाड़ी से 1 करोड़ रुपए की राशि जब्त की थी। गाड़ी के ड्राइवर संजोग दत्त और आशुतोष शर्मा ने खुद को पत्रकार बताया और पुलिस को 1 करोड़ रुपए की जाली रसीद भी दिखाई। पुलिस ने शक के आधार पर दोनों को हिरासत में लिया। मामले की जांच के दौरान पाया गया कि ये पैसा तिब्बती संस्था कर्मा गार्चिन ट्रस्ट सिद्धवादी के माध्यम से धर्मशाला में भूमि खरीदने के लिए प्रदेश में लाया गया था। जांच में पाया गया कि ये पैसा गाड़ी के ड्राइवर को ट्रस्ट के कैशियर ने दिया था। शिमला से विशाल ठाकुर के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज।
श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह की उपस्थिति में आयोजित समारोह में कश्मीर घाटी क्षेत्र में 4 नई DEMU रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कश्मीर घाटी में पहले से सेवारत 11 DEMU रेलगाड़ियों के बेड़े में 2 जोड़ी नई रेलगाड़ियां और शामिल हो गई हैं। इन रेलगाड़ियों की सेवा प्रारंभ किए जाने से अब बारामूला एवं बनिहाल के बीच 4 रेलगाड़ियां, बारामूला और बड़गाम के बीच 3 रेलगाड़ियां और बड़गाम और बनिहाल के बीच 6 रेलगाड़ियों से सेवा प्रदान की जाएगी। से बहुत फायदा होगा। जैसे हम देखते हैं सुबह 2 ट्रेनें, बहुत भीड़ रहती है, लोगों को छत पर चढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी थोड़ी और बढ़ाएंगे तो लोगों को सहूलियत हो जाएगी। ऑफिस जैसे श्रीनगर या बनहल से आते हैं, उनको ऑफिस आने में बहुत इजी हो जाएगा। कश्मीर को रेलवे से मिलाना चाहते हैं तो मैं ये बात कर रहा था कि हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारी ये एक ख्वाहिश थी, ये ख्वाहिश पूरी हो जाती। जम्मू कश्मीर को आप दिल्ली से मिलाते, यहाँ बैठ के हम रेलवे स्टेशन यहीं बैठ के दिल्ली से गाड़ी से उतरते, बॉम्बे से उतरते। हमारा सबसे ज्यादा जिससे हम जिंदा रहे मुश्किल हालात में वो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री है। तो अगर रेल आएगी तो रेल के डिब्बे में हमारा फ्रूट आसानी से पहुंच सकता है। जम्मू के चमेल सिंह का परिवार आज भी इस इंतजार में बैठा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाले अच्छे दिन कब आएंगे, जिस दिन उनको भी पंजाब के सरबजीत सिंह जैसा मुआवजा मिलेगा। सरबजीत सिंह और चमेल सिंह दोनों लाहौर जेल में 2 साल पहले कैदियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। पंजाब और तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने सरबजीत सिंह के परिवार को 1 करोड़ 25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए थे और पंजाब सरकार ने सरबजीत को शहीद का दर्जा दिया था। जम्मू के चमेल सिंह और पंजाब के सरबजीत सिंह को लाहौर की कोट लखपत जेल में उनकी हत्या कर दी गई थी, तो भाजपा ने इसे नेशनल इशू बनाया था। नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को तब आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि अगर सरकार इस मामले में चूक नहीं करती तो सरबजीत सिंह की हत्या नहीं होती। पंजाब सरकार ने सरबजीत सिंह को शहीद का दर्जा दिया था और भाजपा अकाली सरकार ने सरबजीत सिंह के परिवार को 1 करोड़ 25 लाख रुपए भी दिए थे। जम्मू कश्मीर के भाजपा के नेताओं ने चमेल सिंह के परिवार वालों को आश्वासन दिया था कि जब भी केंद्र में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनेगी तो चमेल सिंह को भी सरबजीत सिंह जैसे फायदे दिए जाएंगे। लेकिन चमेल सिंह का परिवार नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर भाजपा से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आखिया ते सानू ते लग्या हा ठीक भाई साड़ी इन्नी सालें बाद सरकार लगी बनने तो साढ़े अस्से दिन आने भी चाहिए ने ते साढ़े वास्ते ते अस्से दिन ते ओल्ले ही आनगे जेल्लै साढ़ी कोई समस्या पूरी करनगे ओह् जेह्ड़े साढ़े कन्नै वादे कीते दे उ'नें। हां जी अस तां आखने भला साढ़ी समस्या पूरी करन। 3 साल लगी है सरबजीत गी 2 म्हीने सब किश लब्भी है, सानू 3 साल लगी है। सानू हल्ले धोड़ी कुसै ने पुच्छेआ नहीं है भाई तुंदी केह् समस्या है, चाहे तुस दुखी हो चाहे सुखी हो। सानू हल्ले धोड़ी कुसै ने पुच्छेआ नहीं जदूं साढ़ी सरकार बनी दी है। अस तां खुश आं भाई ठीक है साढ़ी सरकार बनी है। साढ़े ते असें ते इंदे जय सिंह धोड़ी है साढ़े मंगा सरपंच हो रहे। मैं आखा दी भाई अज्ज ओह् जींदे होंदे ते इसलै साढ़ी जेह्ड़ी समस्या पूरी हल होई दी होनी ही। चमेल सिंह के बेटे दीपक सिंह ने सरकार पर आरोप लगाए कि सरबजीत सिंह और उनके पिता चमेल सिंह एक ही देश के रहने वाले थे और दोनों देश के काम के लिए पाकिस्तान के लिए गए थे। दोनों को पाकिस्तानी सैनिकों ने वहां गिरफ्तार कर लिया और दोनों को लाहौर जेल में बंद कर उनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन जब मुआवजे की बात आई तो सरबजीत सिंह को 1 करोड़ 25 लाख रुपए दिए गए और सरबजीत सिंह की दोनों बेटियों को पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियां भी दी। यही नहीं, पंजाब सरकार ने सरबजीत सिंह को शहीद का दर्जा दिया। लेकिन चमेल सिंह के मामले में केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर चुप्पी साधे हुए है। जैसे कि लाल कार्यालय में मोदी जी ने कहा था कि हम उनके बेटे को शहीदी का दर्जा भी देंगे, चमेल सिंह को उनकी फैमिली को कंपनसेशन भी देंगे, वो अभी तक कोई भी ऐसा वादा पूरा नहीं किया। तो हमें उम्मीद है मोदी जी से कि हमारा वादा जल्द से जल्द पूरा करें
तो हम मोदी जी से अपनी प्रार्थना रखते हैं कि हमारा जो भी, मेरे फादर का जो भी मसला है वो हल किया जाए जल्दी से जल्दी। पीडीपी के सरकार है वो अब तक पहले की जैसे बीजेपी की सरकार है जम्मू में, तो जम्मू के जो नेता हैं वो तो मसला उठाते हैं इस चीज़ का कि चमेल सिंह की फैमिली को कंपनसेशन दिया जाए। जो अभी पीडीपी सरकार है वो कोई भी ऐसा मसला नहीं उठा रही कि जो हमको कंपनसेशन मिल सके। लेकिन दूसरी ओर जम्मू कश्मीर भाजपा के नेता का कहना है कि उनकी पार्टी लगातार केंद्र के संपर्क में बनी हुई है और वे पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं कि चमेल सिंह के परिवार को न्याय मिले। सर्वजीत सिंह पंजाब से जो थे वहाँ पाकिस्तान में शहीद हुए थे, इसी तरह से चमेल सिंह भी शहीद हुए हैं। तो इस फैमिली को भी जल्दी से जल्दी कुछ उसी तर्ज पर मिलना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत गरीब फैमिली है, बच्चे बेघर हैं, कोई इनको सहारा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, तो कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी। फिर मैं आखिर यही अपील करता हूँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के आगे, नरेंद्र मोदी जी से, कि उनके लिए भी जल्दी से जल्दी कोई ना कदम जाना चाहिए। चमेल सिंह के परिवार को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जम्मू आएंगे तो वह उनके सामने अपना दुख रखेंगे, लेकिन मोदी के दौरे के रद्द होने के बाद उनकी ये उम्मीद भी उनसे छिन गई। जम्मू से आशीष कोहली के साथ दीपिका गुलाटी, DN9 न्यूज़। हिंदी समाचारों में अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DN9 न्यूज़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।